सो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। और ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने देखा ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और किन किन नामों से जाने जाते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर हमने देखा कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिपेंड है मासेस पे, ठीक है। और इनवर्सली क्या है डिपेंडेंसी, इनवर्सली क्या है प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी के स्क्वायर के, ठीक है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वो रेडियस होगा, ठीक है। दो बॉडी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वो डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कैपिटल जी की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। फिर हमने स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी को डिफाइन किया, ठीक है। तो जब स्मॉल जी का हमने फॉर्मूला निकाला था तो वो आया था कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब इसमें एक चीज जानने लायक चीज ये है, ठीक है, कि भैया जो हमारी बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी का मास कुछ भी हो, ठीक है, बॉडी का मास कुछ भी हो, ठीक है ना, वो हर एक बॉडी को, ठीक है, अपनी ओर अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगी। यानी कि बॉडी ऑफ द मास का कोई मतलब नहीं है इन कंपेयर टू अर्थ। कैसे भाई? क्योंकि हमने जो फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, वो बेसिक फॉर्मूला एम जी इंटू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर से निकाला था। अब ये जो है मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे कितनी भी ज्यादा हैवियर बॉडी हो या कितनी भी लाइटर बॉडी हो, देखो यहाँ पे मैथमेटिकली वो कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है, यहाँ आर ई स्क्वायर होगा। तो भैया कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड बढ़ रही है। यानी कि हर एक सेकेंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो रही है। यानी कि अगर पहले सेकेंड मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं इसको, मैंने 10 ले लिया है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड में ये, दूसरे सेकेंड में ये 20 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हर सेकेंड ये, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, यानी कि इसके मल्टीपल से हर सेकेंड वो क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो उसी का मतलब एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन भी यही होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब दूसरी कहानी ये आती है कि जो अर्थ है वो हमारा परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ठीक है। वो कैसा शेप है भाई? वो कुछ ऐसे चपटा शेप है, ठीक है। तो जो इसका रेडियस है वो इंक्रीज करता है पोल्स टू इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे, ठीक है, जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा और पोल का जो रेडियस होगा वो कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, ठीक। तो भैया क्या हो जाएगा? तो G बिकम्स ग्रेटर एट पोल, ठीक है, G जो है पोल पे ज्यादा होगा, ठीक है, पोल की जो ग्रेविटी होगी वो ज्यादा होगी इक्वेटर से। अब इसको कैसे समझा जाए? अब देखो ये जो फॉर्मूला है G इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द इक्वेटर मानते हैं, ठीक है। तो अगर या भी तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही मानते हैं स्क्वायर, तो अगर ये कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर रेडियस कम हो रहा है तो ग्रेविटी बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि पोल पे रेडियस कंपेयर टू इक्वेटर पे रेडियस कम है तो यहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर ये रेडियस बढ़ता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, ठीक है। तो भैया जो जी की वैल्यू है इक्वेटर पे, ठीक है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे होगी 9 पॉइंट, जो ज्यादा अंतर नहीं आता है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू जो पोल पे होगी वो होगी आपकी 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, कि कैसे जो है मास जो है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर हम ये बोले कि भाई एक हाथी है, ठीक है, और एक मैं हूं, ठीक है, तो किसका मास ज्यादा है? तो हाथी का मास ज्यादा है, ठीक है। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है। वो क्यों नहीं बदलेगा? उसका रीजन यही है। क्लियर हो गया? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ओके, देखते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी ये एक अच्छा टॉपिक है।
कि भाई जी की वैल्यू हमने देख लिया पोल्स और इक्वेटर पे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं हम कभी हायर एल्टीट्यूड पे पहुंच गए, हायर एल्टीट्यूड मतलब कि भैया हम अर्थ से बहुत ऊंचाई पे कहीं पहुंच गए, ठीक है ना। बहुत ऊंचाई मतलब हिमालय पे कहीं चले गए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और हायर एल्टीट्यूड हम पहुंच गए कहीं ऊपर h, ठीक है। तो भैया न्यूटन साहब ने क्या देखा, ठीक है, न्यूटन साहब ने जी की वैल्यू निकाली, फिर न्यूटन साहब ने पोल और इक्वेटर पे जी की वैल्यू निकाली जो कि मैंने बताया, फिर न्यूटन साहब चढ़ गए पहाड़ पे, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ने के बाद न्यूटन साहब ने जो जी की वैल्यू निकाली वो देखते हैं कि भैया जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं यानी हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो क्या जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और h हाइट पे हमको यहाँ पे कहीं ऊंचाई पे, ठीक है, g की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो ऊंचाई पे हमारी g की वैल्यू है वो g डैश है, ठीक है, g डैश, और जो हमारे अर्थ पे जो g की वैल्यू है वो g है। क्लियर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, हमको बचपन से पता है जो स्मॉल g का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल G m e अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भैया पहला इक्वेशन, ठीक है ना, पहला इक्वेशन हो गया क्योंकि ये हमको पता है, ठीक है। उसके बाद हम h हाइट तक ऊपर पहुंच गए सॉरी h हाइट तक ऊपर पहुंच गए। तो बेटा जो कुल डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ द अर्थ से, ठीक है, वो आर ई प्लस एच होगी। तो हम h जब डिस्टेंस ऊपर हो गया तो मान लेते हैं कि जो हमारी g की वैल्यू है वो g डैश है। तो सेम होगा, मास ऑफ द अर्थ सेम होगा, और जो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा वो क्या होगा भाई, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, ओके। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 to 1 यानी कि g डैश अपॉन g इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m e अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और g की वैल्यू हो जाएगी आपकी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल G m e। अब देखो मास ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन कट गया, ठीक है, बचा क्या, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। अब हमने कंपेयर किया तो आया हमारा क्या, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच ये 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, ठीक है। देखो ये अगर 1 है तो ये 1 प्लस समथिंग है, ये अगर 2 है तो ये 2 प्लस समथिंग है, ठीक है। ये 6400 है, ठीक है, तो ये 6400 प्लस समथिंग है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला छोटा है, सिंपल मैथमेटिक्स बता रहे हैं, नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ठीक है, 1 से कम आएगी, ठीक है। तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच ये 1 से छोटा आएगा, तो भैया इसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहां रखें, ये किसके बराबर है, जी डैश अपॉन जी के बराबर है, ठीक है। यानी कि जी डैश अपॉन जी भी 1 से छोटा होगा, यानी कि जी डैश जो है, जी डैश मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हायर एल्टीट्यूड, ये भी बेटा जी से छोटा होगा। यानी कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग क्या, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, बहुत बेहतरीन टॉपिक था, ठीक है। तो हम समझ गए, ठीक है। तो भैया जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चलते चले जाएंगे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा, घटेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। उससे पहले हम मास और वेट को भी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, एक टॉपिक और है मास एंड वेट। ओके, तो मास और वेट को हम समझते हैं। ठीक है, तो भैया मास क्या होता है? तो मास ऑफ द बॉडी क्या है? डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो मास सबको पता है भाई। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो डेफिनेशन अभी मैंने बोला, ठीक है, वो तो उसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें, ठीक है, तो मास कैसे मेजर किया जाता है? तो मास इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या है भाई? ये प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मास जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। मास ऑफ द बॉडी, मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई ये क्या है भाई, क्या है ये? ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये मैटर है और मैटर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा इसमें। ठीक है ना, तो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इसलिए मास ऑफ द बॉडी कभी जीरो नहीं होगी और ये कांस्टेंट होगी। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरा मास 20 केजी है, ठीक है, 20 केजी, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, तो 20 केजी भैया, मैं दुनिया के ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाऊं तो मेरा मास 20 केजी ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा मास उससे ज्यादा बढ़ा जाए। ठीक है, तो भैया ये 20 केजी ही होगा हमेशा। मास ऑफ द क्या बॉडी कांस्टेंट होगा। ठीक है, कभी जीरो नहीं होगा, एसआई यूनिट ये होगी। और इसका जो क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब मास में कोई भी क्या डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये तो हो गया भैया मास की बातें। ठीक है, मास। ठीक, अब आते हैं हम लोग वेट की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या है ना कि वेट क्या है ना, वेट एक्चुअली फोर्स है। ठीक है, अगर वेट को एक साधारण शब्दों में अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो भैया किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को अपनी ओर खींचती है। ठीक है ना, अगेन मैं कह रहा हूं। ठीक, तो भैया क्या है वेट? क्या है वेट ऑफ अ बॉडी इज दैट फोर्स बाय विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू mg होता है ये फोर्स, इसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो यही F किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? W में। W इज इक्वल टू mg। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और W क्या है? वेट। अब इसका जो SI यूनिट है, ठीक है, वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ठीक, न्यूटन। सो द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर हो गया? तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा न्यूटन डायन ये सब भी है। ठीक है, SI CGS यूनिट डायन है। अच्छा ये जो है ना हर जगह वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। ठीक है, तो भैया अगर मैं अर्थ की बात करूं, अगर अर्थ में मैं बोलूं कि मेरा वेट 100 न्यूटन है, तो मून पे जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। जुपिटर पे अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरा वेट चेंज होता चला जाएगा। इवन वही नहीं, इक्वेटर और पोल के बीच में भी मेरा वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेटर पे मेरा अलग वेट रहेगा, ठीक है, और पोल पे अलग वेट रहेगा। क्लियर है? तो ये जो है वेट ये चेंज होता रहता है। और वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि भाई ये फोर्स है एक तरह का, और फोर्स में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा? क्या वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। कौन? फोर्स, या कह सकते हो वेट। ठीक है, वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और दूसरी चीज ये जीरो हो सकता है मेरा वेट। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, मैं बताऊंगा कब जीरो होती है। सेंटर ऑफ द अर्थ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो गई तो मेरा वेट जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भैया यही था आज का टॉपिक। ठीक है, आगे हम लोग और भी देखेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल में अपने लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।